नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चंद्र आप सभी का मगन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ये हिंदी के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। ये प्रैक्टिस सेट कितने जो है आज के क्या हैं, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता। तो देखिए, बोलियां, देश, नदियां, भाषाएं, तो इसमें से स्त्रीलिंग की पहचान कौन सा शब्द नहीं करवा रहा है, तो इसके बारे में देख लीजिए। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से देखिए, इसमें देश देश जो है ये स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करा रहा है। देश जो है ये पुल्लिंग की पहचान कराता। आगे बढ़ते हैं, कादम्बरी किस लेखक की रचना है। तो देखिए, कादम्बरी किस लेखक की रचना है। तो यहाँ पे भवभूति, बाणभट्ट, विद्यापति, कबीर, तो इसमें से ये कादम्बरी किस लेखक की रचना है। तो कादम्बरी आपकी बाणभट्ट की रचना है, यानी कि इसमें बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर, अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए निम्नलिखित में से उचित मुहावरा कौन सा विकल्प है। तो अचानक घबरा जाना यानी कि इसका क्या अर्थ होगा। तो देखिए, भीगी बिल्ली बनना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, हक्का बक्का रह जाना, हाथों के तोते उड़ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें से अचानक घबरा जाना यानी हाथों के तोते उड़ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। लोकोक्ति अपने, चौथा नंबर देखिए, लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है जबकि मुहावरा होता है। तो यहाँ पे क्या भरना है, इसकी जगह बताना है। तो देखिए, पूर्ण इकाई, वाक्यांश, परंपरागत कथन, अर्थ विशेष, तो इसमें से चारों ऑप्शन में से क्या यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी ऑप्शन होगा, वाक्यांश, यानी कि ये जो लोकोक्ति होती है ये पूरा वाक्य होता है, जबकि जो मुहावरा होता है ये एक वाक्यांश होता है। आगे बढ़ते हैं, पांचवें क्वेश्चन पर चलते हैं। व्याकरण वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है, वह क्या कहलाता है। तो देखिए, वाक्य विचार, वर्ण विचार, भाषा विचार, शब्द विचार, तो यह व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है वह शब्द विचार कहलाता, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि है जिसका शुद्ध रूप कोई एक विकल्प में है, वह विकल्प कौन सा है। तो देखिए, मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, इसमें कोई त्रुटिपूर्ण है, इसको छांटना है। देखिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा जिसमें सही लिखा हुआ है। तो मैं आप में श्रद्धा करती हूँ, ये ऑप्शन गलत। मैं आपकी श्रद्धा रखती हूँ, ये भी गलत। मैं आपको श्रद्धा करती हूँ, ये भी गलत। मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ, हाँ ये ऑप्शन सही है, यानी कि डी ऑप्शन आपका इसमें सही है। पद्मावत, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है। तो देखिए, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा हुआ है। तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा हुआ है, ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। यमक, श्लेष, शब्द श्लेष, अर्थ श्लेष, तो यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार, यहाँ पर एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। कंगाली में आटा गीला प्रस्तुत लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो कंगाली में आटा गीला होना का क्या मतलब होता है। मुसीबत में और मुसीबत आना, बुरे के साथ रहने से बुराई ही मिलती है, गरीबी में और मुसीबत आना, एक तो दोस्त था दूसरा और लग गया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, मुसीबत में और मुसीबत आना, यानी कि कंगाली में आटा गीला होना। लोग कहते हैं ना कि कंगाली में आटा गीला है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि मुसीबत में और मुसीबत आना। आगे बढ़ते हैं, यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है। तो देखिए, यह कहानी रोचक है विशेषण का कौन सा भेद है। निश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक, संकेतवाचक, सार्वनामिक, इसमें से कौन सा है। तो देखिए, इसमें से आपका होगा सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यह शब्द जो है, यह शब्द सार्वनामिक विशेषण, यह हुआ है जो ये सब
सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्ह क्या होता है? तो देखिए, बोली होता है, भाषा होता है, लिपि होता है, व्याकरण होता है। तो इसमें ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, लिपि। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो देखिए, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनमें से किसी को नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? महादेवी वर्मा को 1982 में इनकी कृति क्या थी? यामा। इनकी कृति यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब? 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। महादेवी वर्मा की रचनाएं थी यामा, इस पर मिला था। आगे बढ़ते हैं। साकार का विपरीत शब्द दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? तो आकार, विकार, निराकार और प्रकार। तो चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा सही होगा? ये सी ऑप्शन होगा, यानी कि साकार का विलोम शब्द क्या है? निराकार। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करें। तो देखिए, यहाँ पर भरना है विकल्प को और यहाँ पर भरना है। दोनों शब्दांश जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्द का निर्माण किया जाता है। तो बताइए यहाँ पर क्या भरा जाए? तो यहाँ पर आप भर लीजिए, पहले वाले में उपसर्ग और दूसरे वाले में प्रत्यय, यानी कि जोड़कर ऐसे पढ़ेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखिए। पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखिए। तो देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पंक्ति में यानी कि वचन, यानी पंक्ति का बहुवचन कौन सा होगा? तो ये इसमें होगा पंक्तियाँ। ये पंक्तियाँ इसमें इसका बहुवचन है। आप देखिए आगे। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। यहाँ कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? उपमा श्लेष अनुप्रास और यमक। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा, क्योंकि कनक कनक, एक कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। तो यानी कि शब्द एक हो और अर्थ इसके अलग अलग हों तो वहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो देखिए, बादल का समानार्थी, तो यहाँ पर देखिए, अम्बुज, नीरज, जलज, अम्बुद। तो बादल का पर्यायवाची कौन सा है, यानी समानार्थी? तो बादल का समानार्थी यानी कि अम्बुद है। अम्बुद माने होता है बादल। अब देखिए, अम्बुज क्यों नहीं? अम्बुज मतलब जल में जन्म लेने वाला, नीरज का मतलब नीर में जन्म, नीर में यानी पानी में जन्म लेने वाला, जलज मतलब पानी में। इस सब तीनों जो है ये कमल के पर्यायवाची हैं, इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं सही हैं। ये कह रहा बादल का पर्यायवाची बताना है, तो बादल का पर्यायवाची अम्बुद है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो गुणवाचक विशेषण देखिए, ऐतिहासिक, पाश्चात्य, प्रभावशाली, बहुत लंबी रस्सी। तो इसमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से नहीं है वाले को बताना है। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो देखिए, इसमें से आपका बहुत लंबी रस्सी, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ऐतिहासिक, पाश्चात्य, प्रभावशाली ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो अगेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो देखिए, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, दूसरा है महावृक्ष के नीचे, तीसरा है कितनी नावों में कितनी बार, चौथा है आवारा अहेरी। तो अगेय जी की किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसके बारे में आप बताइए। तो ये मिला था कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार ये अगेय जी की रचनाएं हैं, इस कृति पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं। श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? विश्रामपुर का संत, सीमाएं टूटी हैं,
अज्ञातवास। तो चारों ऑप्शन में से इसमें कौन सा होगा श्रीलाल शुक्ल का? तो श्रीलाल शुक्ल का ये विश्रामपुर का संत यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। और ये कब मिला था? ये मिला था 1999 में, यानी कि श्रीलाल शुक्ल जी को 1999 में ये विश्रामपुर के संत पर इन्हें व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। आगे देखते हैं, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? ये भवानी नहीं बल्कि ये भवानी है। भवानी नहीं, ये भवानी है, भवानी। भवानी शब्द का पुल्लिंग बताइए। पुल्लिंग शब्द क्या होगा? भवानी, भगवान, भगवती, भव। तो इसमें से ऑप्शन कौन ऑप्शन सही है? तो इसमें से देखिए भगवान इसका ऑप्शन सही है, भगवान, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, इसका बी ऑप्शन सही है। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है? तो इलाहाबादी अमरूद, तो यहाँ पर क्या विशेषता बताई जा रही है? स्थान, स्वाद, गंध, दशा। तो यानी कि यहाँ पर स्थान की विशेषता बताई जा रही है इलाहाबादी। तो आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न क्या है? आगे देखिए, आगे प्रश्न है संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, आप इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। स्वर संधि, उसके बाद यहाँ पे क्या भरना है और यहाँ पर क्या भरना है। तो आगे देखते हैं, अयादि व्यंजन, व्यंजन यण, व्यंजन विसर्ग, यण अयादि। तो देखिए पहले में स्वर संधि हो गया, दूसरे में व्यंजन संधि और तीसरे में विसर्ग संधि, यानी कि संधियाँ 3 हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। तो प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद कौन सा है? तो सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, अपूर्ण वर्तमान काल। तो ये चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इस चारों में से ये सामान्य भविष्य काल है। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी यानी कि सामान्य भविष्य काल। इसके पहले हमारा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द कौन से हैं? तो संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द कौन से हैं? तो स प्लस योग, सह प्लस योग, सन प्लस योग, सम प्लस योग। तो इसमें ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही होगा, सम प्लस योग। तो ये हो गया संयोग। आगे देखिए, जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वह कौन सा अलंकार है? तो उपमा, श्लेष, अनुप्रास और रूपक। तो इसमें कह रहा है जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले, तो वही बात हो गई श्लेष वाली। एक शब्द फिर पढ़े जहाँ अनेकों बार, यानी कि वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तो देखिए क्या कहलाता है यहाँ पर। मोक्ष की इच्छा रखने वाला तो जिज्ञासु, कर्मठ, उत्सुक, मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सफलता प्राप्त करना, जीत जाना, प्रभाव स्थापित करना, कड़ी टक्कर देना। तो सिक्का जमाना का क्या मतलब हुआ? यानी कि प्रभाव स्थापित करना। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, दिए गए विकल्पों में उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? दिए गए विकल्पों में उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? प्रतिविशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण और विशेष्य। उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर देखिए उन्नत ये विशेष्य, यानी कि जब किसी की विशेषता बताई जाए, जब विशेषण किसी की विशेषता बताता है तो ये विशेष कहलाता है, लेकिन ये उन्नत आपका ये विशेषण शब्द है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं, दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है? तो प्रचुर का विलोम शब्द देखिए मृदुल, निम्न, अल्प और ऊर्ध्व। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रचुर। प्रचुर मतलब भरपूर मात्रा में, यानी कि इसका ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन,
जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ माना जाता है। क्या माना जाता है? विभावना अलंकार, विवक्षा अलंकार, प्रश्न अलंकार और अर्थालंकार। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो, तो जहाँ पर शब्दों के अर्थ से चमत्कार यानी कि अर्थालंकार होता है। ये विवक्षा अलंकार जैसे छी लिखा जाता है ना, छी, ये अधिकार है, ये सब विवक्षा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। और प्रश्न अलंकार जिसमें प्रश्न किया जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार व्यक्त किया गया है? तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जब इसको हमने बताया भी है कि जब किसी बात को उस बात से यानी कि अधिक बढ़ा चढ़ा करके बात कही जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? तो कबीर जी की रचनाएं किसमें संकलित हैं? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ पर ये कबीर जी की रचनाएं बीजक हैं, जिसके अंतर्गत साखी शब्द रबैनी आता है और यह 11 भागों में है, यानी कि 11 भाग हैं इसके। किसके? बीजक के। बीजक के 11 भाग हैं। ये कबीरदास की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए, तो देखिए महादेवी वर्मा को एक जो है यामा के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ था और दूसरा जो है ये नीरजा के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो यामा के लिए ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, लेकिन ये नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार? सक्सेरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ। नीरजा के लिए सक्सेरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो देखिए ये मथुरा इसमें शामिल है, मथुरा, आगरा, धौलपुर। तो यानी कि मथुरा के लोग कौन से भाषा बोलते हैं? ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, बांगरू। तो इसमें से ब्रज भाषा बोली जाती है मथुरा वगैरह में। आगे देखते हैं। निम्न में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा पहचानिए। तो धूर्त, इससे संबंधित मुहावरा कौन सा होगा? हाथ साफ करना, रंगा सियार, नाको चने चबाना, जहर उगलना। तो इसमें से कौन सा होगा? धूर्त या कपटी? तो ये होता है रंगा सियार। रंगा सियार का मतलब होता है धूर्त या कपटी। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है? तो देखिए पवित्रता, इसमें विशेषण बताना है तो पवित्रता का विशेषण पवित्र होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, एक पंथ दो काज निम्न में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है? तो देखिए इसमें मुसीबत में और मुसीबत आ पड़ना, दोनों तरफ खतरा, एक समय में दो कार्यों की सिद्धि, कहीं का भी न रहना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से आपका ऑप्शन सही होगा एक समय में दो कार्यों की सिद्धि, सी ऑप्शन। एक समय में दो कार्यों की सिद्धि। आगे बढ़ते हैं। साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर देखिए सार्क लिटरेरी अवार्ड, ज्ञानपुष्प, सरस्वती मंगला प्रसाद। तो यहाँ पर साकेत यानी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं, तो यहाँ पर इनको जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। कब दिया गया था? 1936 में दिया गया था। मंगला प्रसाद यहाँ पे लिख देते हैं, 1936 में दिया गया था मंगला प्रसाद पारितोषिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। लोहे के चने चबाना निम्न में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है? तो देखिए ऑप्शन इसका चारों, लोहे के चनों का शौकीन होना, चनों के लिए मारे मारे फिरना, बहुत कठिनाई का सामना करना, बहुत खतरा उठाना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से देखिए बहुत कठिनाई का सामना करना, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है।
तो निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, देखिए, उसकी शंका का निवारण हो गया, उसकी शंका समाप्त हो गई, उसकी शंका का समाधान हो गया, उन्हें अब शंका नहीं रही। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए, निवारण हो गया, ये ऑप्शन गलत है। समाप्त हो गया, ये भी गलत है। यानी कि शंका का समाधान हो गया, ये ऑप्शन इसका सही है, शंका का समाधान होता। आगे देखते हैं, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है बताना है, यानी कि कौन सा दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राक्षस, दानव, भूसुर और निशाचर। भूसुर, यहाँ पर भूसुर जो है ये ब्राह्मण का, भूसुर जो है ये ब्राह्मण का पर्यायवाची है, ब्राह्मण का पर्यायवाची है, ना कि दैत्य का। यानी कि इसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा। बाकी राक्षस, दानव, निशाचर ये सब दानव के पर्यायवाची हैं, दैत्य के पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो इसमें देखिए, शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। मुझे परीक्षा देनी है, अतः दिल्ली जा रहा हूँ। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। तो इसमें से सही शब्द कौन सा है, इसके बारे में बताना है। तो इसमें से सी ऑप्शन सही है, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? क्लेश, क्लेश, क्लेश और क्लेश। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये शुद्ध वर्तनी वाले शब्द में क्लेश इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि बड़ा स होता है और आधा क होता है, क्लेश। ये शुद्ध वर्तनी सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए, इसमें चारों ऑप्शन में से शुद्ध कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन है, कवयित्री इस प्रकार से लिखा जाता। अगला क्वेश्चन क्या है? कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? तो अनामी, अनिमिका, अनामिका, अनामिका। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा, अनामिका कहते हैं। जैसे इस प्रकार से अंगुलियां बनी होती हैं, तो इस प्रकार से जब अंगुलियां बनी होती हैं, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए, इसका जो छोटी अंगुली होती है इसको कनिष्ठिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कनिष्ठिका, कनिष्ठिका। और यहाँ पर इसके कनिष्ठिका के बगल वाली को अनामिका, अभी हमने बताया, इसको अनामिका कहते हैं। और ये जो बीच में है इसको माध्यिका कहते हैं। और यह जो बीच के बगल वाली, यानी अंगूठे के बगल वाली है, इसको तर्जनी कहते हैं। क्या कहते हैं? तर्जनी। इसको तर्जनी कहा जाता है। और ये जो अंगूठा है इसको अंगूठा कहते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हुआ? डी ऑप्शन हुआ। अगला देखिए, जिसके पेट में माँ ने रस्सी, रस्सी का मतलब दाम, बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसके पेट में रस्सी बांध दी गई हो तो उसको क्या कहते हैं? दामाद, दामाद इतर, दाम और दामोदर, यानी कि उसको दामोदर कहते हैं। दाम उदर, यानी कि जिसकी पेट में रस्सी बांध दी गई हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती, अनुगमनीय। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर अनुगामी ऑप्शन सही है, क्योंकि अनुचर, अनुचर ये राक्षस का पर्यायवाची है, ये तो गलत है। अनुवर्ती यानी कि पीछे की संख्या होती है। अनुगामी मतलब पीछे रहने वाला, पीछे गमन करने वाला, पीछे की तरफ जाने वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा, अनुगामी यानी पीछे पीछे चलने वाला। अब देखिए, चौथाई शब्द में विशेषण है, तो ये चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण होगा? इसमें आप देख करके बताइए। चौथाई शब्द में अपूर्णांक बोधक विशेषण होता है। अपूर्णांक यानी कि चौथाई जो है ये पूर्ण नहीं है, ये अपूर्णांक है। आगे बढ़ते हैं, विशेष जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं?
विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष से कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन विशेष से हो गया। आगे देखते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष से कहते हैं। ये दोनों में अंतर है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है? विशेष से, तो इसमें से चारों ऑप्शन में से, यानी कि आसीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ, तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा विशेष से है इसके बारे में बताना है। तो कौन सा इसमें विशेष से होगा? यानी कि विशेष से इसका अग्नि है, बाकी ये सभी विशेषण हैं। आसीन, मधुर और कर्मठ ये सभी इसके विशेषण हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, अनुचर, परिकर, भृत्य और सेवक, तो इसमें कौन सा दास का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर दास के पर्यायवाची परिकर नहीं है, बाकी इसमें अनुचर, भृत्य, सेवक ये तीनों दास के पर्यायवाची होते हैं। जंगम का विलोम शब्द, तो जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? अगम, दुर्गम, अस्थावर और चंचल। तो देखिए, यहाँ पर जंगम का विलोम शब्द अस्थावर होता है। अस्थावर यानी कि जो स्थिर हो, जंगम, और इसका विलोम शब्द अस्थावर यानी कि चलने वाला। अगला, चना का तत्सम रूप है। चना का तत्सम रूप क्या है? तो देखिए, चड़क, चढ़ा, चाणक और चढ़ाक, तो ये चारों ऑप्शन में से इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ए ऑप्शन सही है। चना का तत्सम रूप चड़क है। आगे बढ़ते हैं। गृध्र, गृध्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो गृध्र शब्द का तद्भव रूप बताना है आपको। इसके पहले आप हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ। अगर हमारा ये सेशन आपको पसंद आता है तो इसको परमानेंट वीडियो हम डालते हैं इस तरह से, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपके परीक्षा में अक्सर यही प्रकार से पूछे जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बड़े ही ट्रेंड पे रहते हैं। तो देखिए, अगला है गृध्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो गृध्र शब्द का तद्भव रूप गिद्ध होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जो ताकि परमानेंट वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद।